कक्षा 6, 7 और 8 में पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हम इस पाठ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम ध्वनि के विषय में कि ध्वनि क्या है। ध्वनि अर्थात आवाज़, जैसे घंटियाँ बजने की आवाज़, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़, पानी गिरने की आवाज़, प्लेट गिरने की आवाज़, ये सभी आवाज़ें ही ध्वनि कहलाती हैं। आरंभ में आदि मानव ने पशु पक्षियों से कुछ आवाज़ें निकालना सीख लिया था और वही आवाज़ें आगे चलकर भाषा के रूप में परिवर्तित हुई, यानी कि धीरे धीरे उन ध्वनियों पर विकास होता गया और उसने भाषा का रूप ले लिया। परिवर्तन और विकास के साथ ही भाषा अस्तित्व में आई। भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने मन के विचारों व भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। इसलिए भाषा वह साधन है जिसमें मनुष्य अपने मन के विचारों व भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप। मौखिक रूप के अंतर्गत जब मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा मनुष्य या दूसरा व्यक्ति उन भावों व विचारों को सुनकर समझता है, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। उदाहरण देखिए, रेडियो सुनना, समाचार बोलना। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मौखिक रूप के अंतर्गत हमारी दो क्रियाएं एक साथ चलती हैं, वह है बोलना और सुनना, यानी कि जब बोला जाएगा तभी सुना जाएगा। इसलिए मौखिक रूप में दोनों क्रिया ही आएंगी। रेडियो सुनना, यदि रेडियो पर सुनने का काम किया जा रहा है या रेडियो सुना जा रहा है तो इसका अर्थ है कि कोई बोल रहा है, और जब कोई बोल रहा है तभी उसे सुना जा रहा है। उसी तरीके से यदि कोई समाचार बोल रहा है तो उन बोले हुए समाचारों को कोई सुनने वाला है, यानी कि बोलना और सुनना ये क्रियाएं दोनों एक साथ ही चलेंगी। लिखित रूप, जब हम अपने मन के भावों व विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उन्हीं विचारों को पढ़कर समझता है, तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। उदाहरण, अखबार पढ़ना और पत्र लिखना। जब पत्र लिखा जाएगा तो उसे पढ़ने वाला भी होगा, और यदि अखबार पढ़ा जाएगा तो पढ़ा किसे जाएगा? जो लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर भी लिखना और पढ़ना ये दोनों क्रिया एक साथ ही चलेंगी। मौखिक रूप और लिखित रूप ये भाषा के दो मुख्य रूप हैं। इनके अतिरिक्त भाषा का एक और रूप होता है और वह होता है सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप के अंतर्गत मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं और अध्यापिका मुंह पर उंगली रखकर उन्हें चुप करने के लिए कहती हैं। तो यहाँ पर अध्यापिका ने मुंह पर उंगली रखी और इशारा किया बच्चों को चुप हो जाने के लिए, तो बच्चे चुप हो गए। इसी तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए चौराहे पर ट्रैफिक सिपाही खड़ा रहता है और वो अपने हाथ के इशारे द्वारा ट्रैफिक को कंट्रोल में करता है, तो वह भी भाषा का सांकेतिक रूप है। परंतु व्याकरण में हम भाषा के दो ही रूपों को मानते हैं, वह है मौखिक रूप और लिखित रूप। सांकेतिक रूप को इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि सांकेतिक रूप के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाते, पूरी तरह से हम नहीं समझा पाते। कुछ ही ऐसे शब्द या वाक्य होते हैं जिनका प्रयोग हम सांकेतिक भाषा के रूप में करते हैं। मातृभाषा, मातृ अर्थात माता, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, माता की भाषा। वह भाषा जिसे बच्चा अपने माता से या अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाब में रहने वाला बच्चा अपने माँ से या परिवार से
पंजाबी भाषा को सीखता है या गुजरात में रहने वाला बच्चा जब अपनी माँ या परिवार से गुजराती भाषा सीखता है तो वह या तो पंजाबी कहलाता है या फिर गुजराती कहलाता है, यानी कि पंजाबी और गुजराती उसकी मातृभाषाएं हो गई। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र अर्थात देश, देश की भाषा, वह भाषा जो देश में अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है, वह उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। हमारे देश में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है जो अधिक से अधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा राष्ट्रीय महापुरुषों जैसे महात्मा गांधी, तिलक आदि ने प्रदान किया था और तभी से हम इसे अर्थात हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जानते आ रहे हैं, परंतु अभी तक लिखित में संविधान में इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा अर्थात हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। परंतु हमारे राष्ट्रीय महापुरुषों के द्वारा इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया और इसलिए हिंदी को हम राष्ट्रभाषा ही मानेंगे। राजभाषा, राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा जो सरकारी विभागों में पत्र व्यवहार के रूप में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने के बाद ही इसे प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, अर्थात 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हमारे देश में राजभाषा के रूप में 22 भाषा को भी मान्यता दी गई है। वे 22 भाषाएं हैं हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, मणिपुरी और बोडो। इस प्रकार से 22 भाषा हैं जिन्हें संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। कहा भी जाता है कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पे बानी, अर्थात हर 5-10 मील की दूरी पर बोली में बदलाव आ जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जो बोली होती है वह भाषा का वह रूप होती है जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। एक विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। उदाहरण हम देखें तो जैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, ब्रज थोड़ी थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पर बोली में बदलाव आ गया है, अर्थात वह बोली उस विशेष क्षेत्र तक ही सीमित है। बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है और इसमें कोई साहित्य की रचना नहीं होती, इसका कोई लिखित में प्रमाण नहीं होता है। भाषा और बोली, भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, ये बड़े पैमाने में बोली जाती है, और बोली का क्षेत्र सीमित होता है, ये एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। भाषा में साहित्यिक रचना होती है परंतु बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती। भाषा का लिखित प्रमाण होता है परंतु बोली का कोई लिखित प्रमाण नहीं होता। लिपि, लिपि को समझने के लिए यहाँ पर उदाहरण देखिए। मैंने अंग्रेज़ी का एक शब्द कविता लिखा है और हिंदी का एक शब्द कविता लिखा है।
यहाँ कविता शब्द वास्तव में आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये कविता शब्द अंग्रेज़ी का है? इनके चिन्हों द्वारा ही। उसी तरीके से हिंदी में इन चिन्हों के द्वारा ही आप पहचानते हैं कि ये हिंदी का शब्द है। तो किसी भी ध्वनि के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। कुछ मुख्य लिपियां हम देख लेते हैं। हिंदी, सिंधी, मराठी, कोंकणी, संस्कृत, नेपाली, इन सब की लिपि देवनागरी है। उर्दू की लिपि फ़ारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, गुजराती, अंग्रेज़ी, रोमन, बंगाली, बांग्ला। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप को सीखते हैं, अर्थात भाषा के 4 कौशल जिसमें हम भाषा का बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये चारों कौशल शुद्ध रूप से सीखते हैं, वह शास्त्र ही व्याकरण है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध सुनना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार, उत्पत्ति आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के स्वरूप, भेद, व्युत्पत्ति, लिंग, वचन आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य की रचना, भेद, अंग, प्रत्यंग, विराम चिन्ह आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं।